Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज 7th of February है ना, आज की जो दोनों ही न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको आज हम डिटेल में गो थ्रू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फॉर टुडे. तो पहली न्यूज़ जो आप अपने राइट में देख सकते हैं, इट इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज शिफ्टेड प्ली अगेंस्ट क्लैट 2025 रिजल्ट्स टू दिल्ली हाई कोर्ट. तो यहाँ पे इट्स अ न्यूज़ रिलेटेड टू क्लैट एग्जाम. आपको पता होगा कि पिछले वाला जो क्लैट एग्जाम था उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी. सो इट्स एन अपडेट फॉर यू ऑल आल्सो कि यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे पिटीशंस फाइल करी गई थी कि अलग अलग कोर्ट्स के अंदर में कि जो लास्ट ईयर का क्लैट का एग्जाम है किसी ने किसी कोर्ट में फाइल करा कि इसमें ये इलीगैलिटी थी या इसके अंदर में ये इश्यूज है जिसको रिजॉल्व किया जाए. एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर में डिफरेंट पिटिशनर्स से आपके जैसे स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने इस टाइप की पिटीशंस फाइल करी थी. एंड फाइनली जब इतनी सारी पिटीशंस फाइल हुई तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करी गई. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या डिसाइड करा है कि क्लैट 2025 का जो रिजल्ट है, क्लैट 2025 का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी पिटीशंस हैं सारी अब दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्टेड हो जाएंगी. व्हिच मींस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ केस. ट्रांसफर ऑफ केसेस हुआ है एंड यहां पे हम एक कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं इजीली, विच इज बेसिकली कि अगर इंडिया में सेम चीज के ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी सेम चीज के ऊपर पे मल्टीपल केस फाइल हो जाए. फॉर एग्जांपल कि जैसे यहां क्लैट का ही एग्जाम ले लेते हैं हम, तो क्लैट का एग्जाम था, क्लैट का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया हुआ था एंड लेट्स से कई स्टूडेंट्स को यहां पे लगा कि बहुत ही अनफेयर तरीके से एग्जामिनेशन हुआ है या जो करेक्शन प्रोसेस था या क्वेश्चंस थे उसमें कुछ डिस्प्यूट है. तो लेट्स किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेम केस फाइल कर दिया, किसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में सेम केस फाइल कर दिया, किसी ने तमिलनाडु या मद्रास के हाई कोर्ट में जाके सेम केस फाइल कर दिया. अब यहां पे कोर्ट्स तो डिफरेंट है बट सब केसेस, सब कोर्ट्स के अंदर में जो केस है वो सेम मैटर से डील करता है. लेट्स से यहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया तो इन केस अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पे डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर में मल्टीपल केसेस फाइल होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है आर्टिकल 139A. आर्टिकल 139 कैपिटल ए है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में ट्रांसफर की पावर होती है, ट्रांसफर ऑफ केसेस की पावर होती है. ओके, सो कई बार हम न्यूज तो पढ़ते हैं बट हम यहां पे कई बार को जो लीगल उसका बैकग्राउंड होता है वो देखना भूल जाते हैं. सो लीगल बैकग्राउंड इज वेरी सिंपल. इट इज सिंपली कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को यहां पे एम्पावर्ड किया गया है कि इन केस सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करते हुए डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर में अगर केसेस फाइल करे गए हो तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि उन केसेस को ट्रांसफर करा जाए या तो किसी एक सिंगल हाई कोर्ट में या फिर किसी एक सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, एक ही है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट को भी सारी पिटीशंस फाइल करी जा सकती हैं. अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन या पिटिशनर जिसने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में केस फाइल किया था. अब वो पर्सन जो मद्रास में है अब उसको क्या दिल्ली हाई कोर्ट आना पड़ेगा? सो इट इज नॉट नेसेसरी बट इफ ही वांट्स ही कैन कम. अदरवाइज यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में जो पिटीशन का जजमेंट दिया जाएगा वो उस पर्टिकुलर केस में भी ओपनली डायरेक्टली अपने आप इंप्लीमेंटेबल हो जाएगा. ठीक है, सो द गुड न्यूज इज कि फाइनली जो क्लैट का आपका रिजल्ट है वेरी सून प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यहां पे वो पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द करंट अपडेट रिगार्डिंग योर क्लैट. मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज. तो सबसे बड़ी जो न्यूज आजकल आपके न्यूज़पेपर में आपको दिख रही होगी एंड देयर आर मेनी पिक्चर्स आल्सो एंड दैट इज बेसिकली द सॉरी स्टेट्स ऑफ डिपोर्टीज हु हैव बीन डिपोर्टेड बैक फ्रॉम यूएस टू इंडिया. तो आपने देखा होगा कुछ 104 कुछ माइग्रेंट्स हैं, इंडियन माइग्रेंट्स थे जो इलीगली यूएस में एंटर करे थे. उन सबको स्पेसिफिकली मेन को वहां पे उनको हैंडकफ करके उनको बेसिकली बांध के यहां पे एक मिलिट्री प्लेन के थ्रू टू मेक अ शो आउट ऑफ देम कि हमने इलीगली इमिग्रेंट्स को यहां पे कैप्चर किया है और उनको मिलिट्री के थ्रू सेंड करा. इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इंडिया में डिपोर्ट बैक करा. तो यहां पे बहुत जगह पॉलिटिकल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं एंड नॉट जस्ट इंडिया इज इन्वॉल्व. जितनी भी कंट्रीज हैं जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को सेंड बैक किया गया है, जैसे साउथ अमेरिका के अंदर में ब्राजील इज वन सच कंट्री, देयर इज कोलंबिया अनदर सच कंट्री और सारी की सारी आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वहां पे इस तरीके से मिलिट्री प्लेन में उनको हैंडकफ करके
करके वहां पे सेंड बैक किया जा रहा है। एंड सेम इज द केस विद इंडिया ऑल्सो, जहां पे भी डिपोर्टेशन किया जा रहा है। तो यहां पर बहुत कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, स्पेसिफिकली बाय द ऑपोजिशन पार्टी। दे आर डिमांडिंग कि क्या यहां पे इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकती, क्या उनसे डिस्कशन नहीं कर सकती कि हमारे जो इमिग्रेंट्स को या हमारे जो सिटीजन्स को यहां पे डिपोर्ट बैक किया जा रहा है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, क्या उनको डिग्निटी के साथ, क्या उनको उनकी ह्यूमन डिग्निटी के साथ क्या यहां पे रिटर्न बैक नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को लेके अभी आपके yesterday in the parliament there was lot of uproar और यहां पे इस चीज पे डिस्कशन भी चल रहा है। सो ये तो रही अभी आपका जो करंट इश्यू वहां पे चल रहा है, बट व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट इज व्हाट इज द लॉ बिहाइंड इट, कि बेसिकली यहां पे कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एंड व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट इश्यूज, बिकॉज इसी टाइप के आपके टॉपिक्स होते हैं। लेट्स से कि ये लीगल रीजनिंग का आपका एक फैक्ट केस स्टडी बन के आ सकता है, जिसके बेसिस पे आपको केस लॉ पे या आपको जो लॉ होता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जीके के अंदर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो ऑल्दो यहां पे डिपोर्टेशन यूएस से हुआ है, सो वी आर नॉट दैट कंसर्न अबाउट कि यूएस का लॉ क्या है। ऑल्दो हम एक बार यूएस के अंदर में क्या लॉ है, किसके अंदर में से डिपोर्ट बैक किया जाता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, एक तो इंडिया के अंदर में सिटीजनशिप का लॉ क्या है वेरी ब्रीफ में, एंड प्लस यहां पे इलीगल इमिग्रेंट कहीं पे डिफाइंड है या नहीं है, और इन केस अगर कोई यहां पे इलीगल इमिग्रेंट है तो क्या इंडिया भी उसको डिपोर्ट बैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंडिया है, यूएसए, बाकी कंट्रीज है, उनके ऊपर पे इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉज के अंदर में क्या क्या उनकी लीगल ड्यूटीज होती हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं जो इन सबसे डील करते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में जो सिटीजनशिप होती है, आपका राइट टू बी ए सिटीजन इन इंडिया जो है, वो एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरा का पूरा सिटीजनशिप से डील करता है, आर्टिकल 5 से 11। और आर्टिकल उसमें जो 10 और 11 है वो इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक तो आर्टिकल 5 से 8 हैं जो वो आपको बताएंगे, 5 से 9 हैं जो आपको बताएंगे सिटीजनशिप के लॉ। एंड वंस अ पार्लियामेंट्री लॉ इज क्रिएटेड, पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू सिटीजनशिप का रेगुलेशन किया जाएगा। अकॉर्डिंगली यहां पे पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट करा 1955 में ही द सिटीजनशिप एक्ट। तो 1955 में इसको ड्राफ्ट किया गया और विद टाइम इसको अमेंड करते रहे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई 80s के अंदर में, 2000 के अंदर में इसको हमने अमेंड किया है, सो दैट हम इसको विद टाइम के हिसाब से इसको हम अपडेट करते रहे। तो यहां पे आपका जो सिटीजन कौन है इंडिया के अंदर में, वो आपका सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में डिफाइन है। सो बिकॉज इसके अंदर में सिटीजन डिफाइंड है, तो नॉन सिटीजन क्या होता है वो भी इसके अंदर में डिफाइंड है। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो इसके अंदर में हमने इलीगल माइग्रेंट कौन है उसको भी डिफाइन किया। एंड बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इलीगल माइग्रेंट की। माइग्रेंट इज समवन जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करता है, और इलीगल माइग्रेंट कौन हो गया कि जो मूव तो कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरी कंट्री से इंडिया में एंटर कर रहा है बट इलीगली कर रहा है, या फिर करा तो लीगली था बट अब वो इलीगल हो चुका है। तो ये क्या होता है, तो सिंपली रिमेंबर दिस कि जब भी आप फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री मूव करते हो, आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो यू टेक परमिशन फ्रॉम द रिसीविंग कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आपके पास में परमिशन नहीं, और परमिशन इज बेसिकली वीजा जो आप वर्ड सुनते हो, वीजा इज बेसिकली द परमिशन फ्रॉम द रिसीविंग कंट्री जिसमें आप बेसिकली जा रहे हो। तो अगर आपके पास में वीजा नहीं है उस कंट्री का, विच मींस आपके पास में परमिशन नहीं उस कंट्री को एंटर करने की, तो अगर आप समहाउ एंटर करते हो तो आप इलीगल माइग्रेंट हो। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप छुप के हो, इट इज पॉसिबल कि आप सीधे तरीके से प्लेन में, फ्लाइट में बैठ के आ रहे हो और समहाउ आपको एंट्री मिल गई, आप ट्रेन से आ रहे हो आपको एंट्री मिल गई है, स्टिल बिकॉज आपके पास में परमिशन या आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए आप एक इलीगल माइग्रेंट हो। एंड दूसरा ये होता है, इट इज पॉसिबल कि लेट्स से आप टूरिस्ट की तरह इंडिया में आए थे एंड आपका टूरिज्म जो टूरिस्ट वीजा था वो लेट्स से 2 महीने का था या 3 महीने का था, एंड अब वो एक्सपायर हो चुका है, विच मींस यू नो लॉन्गर हैव एनी परमिशन टू माइग्रेट और टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो लेट्स से अगर आप इंडिया भी आते हो, आपसे मतलब कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में आता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, और अगर उसका 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 3 मंथ पीरियड कंप्लीट हो चुका है, देन ही इज सपोज टू गो बैक टू हिज ओन कंट्री। तो जैसे ही आपका वीजा जो है वो एक्सपायर होता है, आपका परमिशन एक्सपायर होता है, आपको वापस जाना पड़ता है। एंड इन केस अगर आप ओवरस्टे करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप इलीगल माइग्रेंट या इलीगल इमिग्रेंट ही माने जाओगे।
ओके तो यहां पे दिस इज द डेफिनेशन विच इज प्रोवाइडेड इन योर सिटीजनशिप एक्ट ऑल्सो। तो सिटीजनशिप एक्ट में भी डिफाइंड है। इसके अलावा वी हैव 2 एक्ट्स, तो 2 एक्ट हैं आपके, दोनों आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स हैं। एक तो है आपका द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 और एक है आपका इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। ठीक है, तो एक तो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, इसको पासपोर्ट एक्ट 1920 भी कहा जाता है, और एक है आपका द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। अब ये जो दोनों आपके एक्ट्स हैं ये आपके ब्रिटिशर्स ने ही ड्राफ्ट कर दिए थे एंड देयर मेन एजेंडा या द मेन पर्पस वाज कि जब हमारे यहां पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कोई भी फॉरेनर जो फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा है या ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में यहां पे कुछ काम कर रहा है उसको डिपोर्ट बैक करा जा सके। तो इस बेसिस पे फॉरेनर्स एक्ट 46 यहां पे ड्राफ्ट किया गया था और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 करा गया था। एंड दोनों ही लॉ सिंपली जो सेम चीज आपकी सिटीजनशिप एक्ट कहती है काइंड ऑफ उसी चीज को ही यहां पे फिर से रिट्रेट करते हैं, विच बेसिकली कि यहां पे फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में गवर्नमेंट को पावर दी गई है, गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसको एंट्री कराएगा, किसका स्टे कराएगा और एग्जिट कराएगा। सो रिमेंबर दिस कि हो सकता है आपके पास में वीजा है, ओके आपके पास में वीजा है, आपके पास में 3 महीने की परमिशन है, बट फॉरेनर्स एक्ट 46 क्या कहता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में पावर है टू रेगुलेट द एंट्री स्टे एंड एग्जिट। तो बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, उन डॉक्यूमेंटेशन कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो नहीं करते हो ये सब आपका गवर्नमेंट ही यहां पे गो थ्रू करेगा। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यू डू नॉट डिजर्व अ एंट्री इनटू इंडिया तो ऑल्दो आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन भी किया है तो भी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको रिमूव कर सकती है, आपको सेंड बैक कर सकती है। एंड बिकॉज ये आपको बाय लॉ प्रोवाइडेड है, बिकॉज आप फॉरेनर हो तो आपके पास में कोई लीगल रेमेडी भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे फॉरेनर्स एक्ट जो 1946 है वो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर्ड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है। ठीक है, और फॉरेनर कौन डिफाइंड है? एज एनीवन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है फॉरेनर्स एक्ट में भी कि फॉरेनर की डेफिनेशन के इस एक्ट में, यानी ये एक्ट किस पे इंप्लीमेंट होता है? फॉरेनर्स पे होता है। फॉरेनर्स कौन है? विच इज आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, विच मींस कि हो सकता है कि आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हो और आप यहां पे रेसिडेंस लेकर रह रहे हो, कई साल से आप यहां पे कोई वर्क वीजा पे हो, कुछ काम कर रहे हो यहां पे, बट स्टिल आप एक फॉरेनर हो तो आप पे फॉरेनर एक्ट 46 लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यू शुड नॉट बी इन इंडिया तो वो आपको यहां से रिमूव भी कर सकता है। एंड कई बार आज भी इस पर्टिकुलर लॉ को यूटिलाइज किया जाता है स्पेसिफिकली यहां पे कुछ जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए। एंड इसमें दोनों व्यूज हो सकते हैं कि भाई यहां पे मेजरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो हार्म हो रहा है, बट द अदर साइड इज की नेशनल सिक्योरिटी के रीजन की वजह से इस टाइप से करना पड़ता है। हाउएवर फॉरेनर्स के अगेंस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो नॉट वेलकम है इंडिया के अंदर में तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। सिमिलरली वी हैव द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट। अगेन ये सेम वही चीज को रिट्रेट करता है विच बेसिकली सेज कि फॉरेनर्स के पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा होना चाहिए इंडिया में एंटर करने के लिए। इन केस दे डू नॉट हैव अ वैलिड पासपोर्ट और अ वीजा तो गवर्नमेंट जो है वो उनको डिपोर्ट कर सकती है इफ देयर इज नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो सेम चीज, तीनों चीजों में सेम ही बात कही हुई है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से देयर इज अ फॉरेनर हु हैज इलीगली एंटर्ड इनटू इंडिया एंड ही हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। तो यहां पे डिपोर्टेशन का जो ऑर्डर है, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट होगा? तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स यहां पे एस्टैब्लिश करे हैं जिनको बोला जाता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स और नहीं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 में इसको क्रिएट करा गया था। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स है इनका एक ही काम है कि अगर कोई पर्सन फॉरेनर है तो उसका केस को यहां पे हेयरिंग प्रोवाइड करना। लेट जस्ट हियर दैट पार्टी आल्सो बिकॉज हम यहां पे राइट टू हेयरिंग प्रोवाइड करते हैं हर किसी को। तो यहां पे उस ट्रिब्यूनल के अंदर में उस फॉरेनर को यहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा इस ट्रिब्यूनल को, और यहां पे उसको राइट टू हेयरिंग दिया जाएगा कि बेसिकली कि वो इलीगल इमिग्रेंट है या नहीं है। इन केस कोर्ट को लगता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है तो या तो उसको डिपोर्ट बैक किया जाएगा या फिर उसको उसको किसी जेल के अंदर में या किसी कस्टडी के अंदर में उसको पुट अप किया जाएगा। ओके, तो यूजुअली दिस इज द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो होता है उसके अंदर में इस तरीके से किया जाता है। ओके, अब यहां पे कुछ इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड एक इश्यू है, ऑल्दो अभी हमें से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, बट असम जो है, असम एक सेंसिटिव स्टेट है एंड अगेन इसका रिलेशन होगा बांग्लादेश के साथ में। सो रिमेंबर दिस कि जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 71 में, उस टाइम में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट करी जा रही
थी स्पेसिफिकली ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। एंड बांग्लादेश की माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, या उस टाइम की ईस्ट पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी थी? इट वाज द हिंदूज। तो हिंदूज थे बेसिकली, उनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी। एंड नॉट जस्ट हिंदूज, तो जो भी उस टाइम में आर्मी के अगेंस्ट में बोल रहा था उन सबके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज हो रही थी, इवन दो दे माइट बी द मेजॉरिटी देयर मुस्लिम्स आल्सो देयर। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या था, बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे थे, इलीगली इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। इस वजह से असम के अंदर में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो गया था। एंड जब भी इलीगल इमिग्रेशन होता है, सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है वो वहां की लोकल पॉपुलेशन पे पड़ता है। एंड वाई इट इज सो, बिकॉज यहां पे आपको रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ जाती है। एंड ये इशू बहुत और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है इन केस यहां पे जो इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स है, जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनका नंबर बहुत आई हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एज पर वन एस्टिमेट, इट हैज बीन सेड कि 71 के 6 मंथ से 8 मंथ के पीरियड में जब आपका वहां पे बांग्लादेश के अंदर में मिलिट्री क्रैकडाउन चल रहा था बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर टाइम में करीब 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर इनटू इंडिया। तो उस टाइम में करीब इतने लोग इंडिया में एंटर करे थे। एंड मेजरली अगर आपको बांग्लादेश इस टाइप से कुछ दिखता है तो उन्होंने जो इमिग्रेशन करा था वो यूजुअली आसपास की स्टेट्स में करा था। तो मेजर जो इमिग्रेशन था वो यहां पे तो आपका वेस्ट बंगाल में था। जो इस साइड के लोग थे वो वेस्ट बंगाल की तरफ में भागे, और इस साइड के लोग थे वो मेजरली उस टाइम में ये पूरा असम ही था, तो असम में भागे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स थी इस साइड में, जहां पे आप देखोगे कि आज भी बहुत सारे बंगालीज का इशू आज भी इन पर्टिकुलर स्टेट्स में है। त्रिपुरा के अंदर में तो इतना ज्यादा है ये इशू, या इशू बन ही नहीं पा रहा इस वजह से, बिकॉज त्रिपुरा के अंदर में जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो तो माइनॉरिटी हो चुके हैं, और जो बंगालीज हैं वो यहाँ पे मेजॉरिटी हो चुके हैं। सो एक ये इंटरेस्टिंग केस लॉ भी बन जाता है आपका। सो बिकॉज ऑफ दिस वहां पे बहुत ज्यादा 70s के बाद से बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे। फाइनली वहां पे डिसाइड करा गया कि जो मार्च 24, 1971 के बाद जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं, ऑल ऑफ देम वुड नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उन सबको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओके, विच मीन्स कि मार्च 24, 1971 के बाद अगर कोई बांग्लादेशी असम में एंटर करा था तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, ऑल दो सिटीजनशिप की वो रिक्वायरमेंट्स आगे जाके फुलफिल करता हो, बट अब उसको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आज भी अगर वो चीज प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनको वापस से डिपोर्ट करा जा सकता है। ठीक है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। इन केस सामने वाली कंट्री उनको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो फॉर द मीन टाइम दे वुड बी डिटेन इन अ डिटेंशन सेंटर। ठीक है, तो यहां पे डिटेंशन सेंटर में उनको पुट अप किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये एनआरसी क्या है तो बहुत शॉर्ट में बताऊं तो एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, कि भाई जितने भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे उनका नाम एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अंदर में होना चाहिए। और यहां पे आसाम के अंदर में ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कर दिया गया है, और एज पर इट मार्च 24, 71 के बाद जो लोग आए थे या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, उनको या तो डिपोर्ट बैक किया जाएगा या तो उनको डिपोर्ट बैक किया जाएगा या उनको किसी डिटेंशन सेंटर में डिटेन किया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली योर एनआरसी। ओके, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है बिकॉज दिस वाज द नेशनल लॉ। अब अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो बहुत शॉर्ट में समझते हैं। तो इंटरनेशनल आपका जो लॉ है वो मेजरली आपके इन 3 से डील करता है। पहला तो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो मेजरली जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहां पे स्पेसिफाई करता है। एंड इसके अंदर में ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल, हर किसी पर्सन के पास में असाइलम सीक करने का, शरण मांगने का यहां पे राइट है फ्रॉम परसिक्यूशन। तो अगर कोई पर्सन अपने होम कंट्री में परसिक्यूट किया जाता है तो उसके पास में, उस इंडिविजुअल के पास में किसी सेकेंड कंट्री में जाके असाइलम मांगने का राइट होता है। और जो भी यूडीएचआर के सिग्नेटरी हैं, विच मींस इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी, उसका यहां पे ड्यूटी बनता है कि वो यहां पे उसको परसिक्यूशन से बचाए, उसको असाइलम ग्रांट करे। ठीक है, बट रिमेंबर दिस, ये जो यूडीएचआर है दिस इज मोर ऑफ अ वॉलंटरी, मोर ऑफ वॉलंटरी इन नेचर।
प्रोसीजर, तो यहां पे अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो यहां पे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है डज नॉट ऑब्लिगेट स्टेट टू ग्रांट सिटीजनशिप और परमानेंट रेसिडेंट, तो आप यहां पे उसको एग्जाइल में रख रहे हो, आप उसको असाइलम सीकर की तरह रख रहे हो, विच मींस दिस इज ओनली फॉर टेम्परेरी पीरियड। उसको कोई भी जरूरी नहीं सिटीजनशिप के राइट मिले या फिर उसे कहीं पर भी परमानेंट रेसिडेंस मिले। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो असाइलम सीख कर रहा है आपकी कंट्री में, अगर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, रेसिडेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफ्यूजी से रिलेटेड आपके लॉज है इंटरनेशनल, एक तो है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, दिस इज द नेम, एंड 1967 का प्रोटोकॉल टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, कई बार आप ये वर्ड सुनोगे इंटरनेशनल लॉ में, तो जब भी कोई कन्वेंशन होता है, कोई भी कन्वेंशन होता है और लेट्स से कि वो टाइम बार्ड है या किसी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर एरिया के है, तो अगर मुझे उसे एक्सटेंड करना है, अगर मुझे उसका या तो ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंड करना है, एग्जांपल के लिए रेफ्यूजी कन्वेंशन जो था इनिशियली 51 में सिर्फ यूरोप पे अप्लाई होता था और बाकी कंट्रीज पे ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई नहीं होता था, तो अगर मुझे इस कन्वेंशन को एक्सटेंड करना है तो मैं एक और कन्वेंशन नहीं बनाता हूं, मैं एक प्रोटोकॉल बनाता हूं। सो द फुल नेम ऑफ 67 प्रोटोकॉल इज द 1967 प्रोटोकॉल टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। अंडरस्टूड है? तो जहां भी आप प्रोटोकॉल पढ़ें तो समझ जाना कि बेसिकली कन्वेंशन को एक्सटेंड करने के लिए बनाया गया है। और यहां पे जो 1951 का आपका कन्वेंशन है, ये बेसिकली डिफाइंस हु इज अ रेफ्यूजी, एंड बहुत सिंपल सा, रेफ्यूजी सेम एज द डेफिनेशन ऑफ असाइलम सीकर, वही रेफ्यूजी है जो एक कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है बिकॉज वहां पे परसिक्यूशन उसको फेस हो रहा है। अब यहां पे पॉलिटिकल परसिक्यूशन वाज द प्राइमरी कीवर्ड जब इस पर्टिकुलर लॉ को यहां पे ड्राफ्ट किया गया था, बट अब अलग अलग तरह के परसिक्यूशन या यहां पे रीजंस हो सकते हैं, जैसे देयर इज अ न्यू टर्म नोन एज क्लाइमेट रेफ्यूजीज, कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कुछ रेफ्यूजीज, कुछ लोग हैं जिनको अपनी कंट्री से माइग्रेट करना पड़ रहा है बिकॉज वहां पे क्लाइमेट इतना हार्श हो चुका है कि वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी इस पे डिबेट चल रहा है कि क्या क्लाइमेट रेफ्यूजीज भी 1951 रेफ्यूजी के अंदर में कवर्ड है। ओके, तो 51 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 67 प्रोटोकॉल जो है, इसको अलग अलग कंट्रीज साइन कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू ईदर द रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स प्रोटोकॉल। तो इंडिया जो है रेफ्यूज देने के लिए इंटरनेशनली बाउंड नहीं है। रिमेंबर दिस, आई विल अगेन रिपीट, इंडिया जो है इंटरनेशनली बाउंड नहीं है आपके किसी भी पर्सन को रेफ्यूज देने के लिए। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंडिया केस टू केस बेसिस के ऊपर पे किसी को असाइलम देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका एक और कन्वेंशन है, एक आपका ये कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन आपका ये है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कोवेनेंट इज बेसिकली अ लॉ, या कन्वेंशन भी वर्ड यूज कर सकते हो, कॉमनेंट बेसिकली लॉ, और ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है हु इज इन नीड ऑफ रेफ्यूज और असाइलम, उसको अगर आप आर्बिट्री डिपोर्ट करते हो तो ये उसके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का यहां पे वायलेशन है। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, ये कहता है कि इंडिविजुअल को आर्बिट्री डिपोर्टेशन से आपको प्रोटेक्ट करना है, which means कि अगर आपको डिपोर्ट करना है so there should be a proper procedure। and what do you think कि क्या इंडिया का प्रॉपर प्रोसीजर है? the answer is yes। if you remember हमने जस्ट पढ़ा था, हमने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स के थ्रू फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करा है जो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उनको डिपोर्ट बैक करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑल्सो। तो इफ एनी कंट्री वांट, दो कंट्री चाहें तो दोनों कंट्री एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं कि इस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से डिपोर्टेशन करा जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लॉ का ही पार्ट बन जाएगा। तो लेट्स से कल इंडिया यूएस डिसाइड कर लेते हैं कि डिपोर्टेशन का क्या प्रोसीजर यहां पे वो यूज करेंगे, तो वो भी एक आपका वैलिड प्रोसीजर होता है। ओके, इंडिया का डिपोर्टेशन एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन करे बांग्लादेश, म्यांमार, यूएसए के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन हिंदू के फ्रंट पेज पे ही ये न्यूज आया, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल इशू फिर से आपका। तो आज आप देखेंगे कि बहुत सारा लीगल इशू ही है आपका जो न्यूज़पेपर में कवर्ड है। तो इंग्लिश आपके लीगल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्रॉस अबाउट द 12 बिल्स केप्ट पेंडिंग फॉर 3 years सुप्रीम कोर्ट टू तमिलनाडु गवर्नर। तो पहले इस न्यूज का कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केस फाइल किया है अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द
स्टेट अगेंस्ट द गवर्नर। और यहां पे इश्यू ये है कि कुछ ऐसे बिल्स थे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने या तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करे थे। दे वर सेंट टू द गवर्नर आफ्टर बीइंग ड्यूली पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट द तमिलनाडु गवर्नर डिड नॉट गिव असेंट टू दोस बिल, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया। He said कि there is something gross about these bills. They basically goes against the law of the land. They goes against the constitution of the land. And इन्होंने 12 बिल ऐसे थे कुछ जिनको असेंट ही नहीं दी, जिनको पास ही नहीं करा। अब यहां पे इश्यू क्या होता है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो प्रोसीजर गवर्नर कह रहा है, पहले तो गवर्नर से पूछे कि भाई आप ग्रॉस क्या बता रहे हैं, हमने जो बिल देखे उसमें तो कुछ भी हमें ऐसी गड़बड़ नहीं दिख रही है। मोर ओवर कि आपने जिस तरीके से विथहोल्ड करा असेंट को, ये कुछ अलग ही प्रोसीजर लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइडेड है। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक कमेंट्री करी जा रही है, उनको कुछ सुनाया जा रहा है, उनको इनडायरेक्टली कुछ उनको यहां पे कुछ बोला जा रहा है कि आप ये कौन से प्रोसीजर की बात करें जिसमें आप असेंट को विथहोल्ड कर रहे हैं। इस टाइप का प्रोसीजर तो जस्टिफाइड ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कई बार ये इश्यू भी आ जाता है कि क्या एक्चुअल में गवर्नर बिल को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिकॉज आपका जब आर्टिकल 200 रीड करते हो, सो कई ऑथर्स हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन करा है कि जब भी आर्टिकल 200 के अंदर में कोई बिल पास होके, स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया है और उसके बाद जब वो गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है तो उसके बाद गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कि वो बिल को असेंट दे दे। बिल को अगर उसने असेंट दे दिया तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है और वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑब्वियसली आफ्टर नोटिफिकेशन। सेकेंड है विथहोल्ड असेंट। विथहोल्ड असेंट का मतलब है कि बिल को रिजेक्ट कर दिया। बिल को रिजेक्ट कर दिया मतलब अब बिल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वापस से उस बिल को लेकर आएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर विथहोल्ड असेंट है, इसके ऊपर पे कंट्रोवर्सी, इसको हम समझेंगे। थर्ड इज रिटर्न द बिल। तो यहां पे गवर्नर जो चाहता है, गवर्नर चाहे तो अगर गवर्नर को लगता है कि पूरा बिल तो खराब नहीं है, इसमें कुछ 1-2 इश्यूज हैं जो अगर रिजॉल्व कर दिए जाए, अमेंड कर दिए जाएं, तो उस बिल को वापस से पास किया जा सकता है। तो यहां पे अगर गवर्नर चाहे तो सजेशंस के साथ, गवर्नर आफ्टर प्रोवाइडिंग सजेशंस बिल को रिटर्न कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। वापस से यहां पे तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोवाइड कर दिया बिल। अगर वो पर्टिकुलर बिल आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसको अमेंड करके या विदाउट अमेंड करके, अमेंड कर दिया है, चेंजेस कर दिए हैं या चेंजेस नहीं करे हैं, उसके बाद में वापस से गवर्नर के पास में भेजती है, वापस से गवर्नर के पास में भेजती है, तो यहां पे गवर्नर बाउंड होता है असेंट देने के लिए। रिमेंबर दिस कि अगर कोई बिल है जिसको गवर्नर ने रिटर्न बैक कर दिया है, ओके, वापस दे दिया है विद सजेशंस कि आप इसमें अमेंडमेंट करिए, तो यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अमेंडमेंट्स कर सकती है। अगर वो चाहे तो बिना अमेंडमेंट्स के भी उसको पास कर सकती है, वापस से गवर्नर को भेज सकती है। और इन केस सेकेंड टाइम गवर्नर के पास में कोई बिल आता है तो यहां पे गवर्नर को असेंट देना कंपल्सरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है सिमिलर पावर उसके पास में होती है, बट गवर्नर के पास एक ऑप्शन और होता है और वो 4th ऑप्शन है। और 4th ऑप्शन है रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। कुछ सिचुएशन के अंदर में अगर गवर्नर को यह लगता है कि जो पर्टिकुलर बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है या वो फेडरल पावर्स को यहां पे एडजस्ट करता है, वो हाई कोर्ट की जो पावर्स है उसके साथ में उसके चेंजेस करता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर गवर्नर फील्स लाइक तो वो प्रेसिडेंट के लिए इस बिल को रख सकता है, विच मींस कि नॉट द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव असेंट। और इन केस अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। रिमेंबर दिस कि अगर यहां पे प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो वो पर्टिकुलर जो बिल होगा वो आपका एक्ट बन जाएगा, और इन केस प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी तो बिल वहीं की वहीं एंड हो जाएगा, वो बिल आपका कंटिन्यू नहीं कर सकता है। एंड लाइक आई सेड कि यहां पे बहुत बार इश्यू ये आ जाता है कि विथहोल्ड असेंट का मतलब क्या होता है। विथहोल्ड असेंट का मतलब क्या होता है, तो यहां पे गवर्नर ने कुछ ऐसा ही करा। गवर्नर ने बोला कि ये जो 12 बिल है इनको मैं असेंट ही नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग असेंट टू दीज पर्टिकुलर बिल्स। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब भी गवर्नर विथहोल्ड करता है असेंट को, तो उसको इन 2 में से एक स्टेप लेना पड़ता है।
रिमेंबर दिस, व्हाट डज दिस मीन्स इज कि गवर्नर जो होता है वो बिल को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इन केस अगर वो बिल का विथहोल्ड कर रहा है एसेंट को, तो या तो वो उस बिल को रिटर्न करेगा असेंबली को, या फिर उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना पड़ेगा। एंड यहां पे इशू क्यों होता है? बिकॉज जब कोई बिल गवर्नर के पास में आता है, उसके बाद में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, उसके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइडेड है कि कितने टाइम के अंदर में इस पर्टिकुलर बिल को एसेंट देना पड़ेगा, इस बिल को रिटर्न करना पड़ेगा, इस बिल को रिजर्व करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि गवर्नर जब कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, वो काइंड ऑफ विथहोल्डिंग एसेंट हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट एप्रिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल है जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया है, तो यहां पे गवर्नर उसको अपनी जेब में, पॉकेट के अंदर में नहीं रख सकता है, उसको उस पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इन सम फीजिबल टाइम। तो जो एक टाइम एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल टाइम के अंदर में उस पर्टिकुलर डिसीजन को उसको लेना पड़ेगा। ओके, बट बिकॉज कोई टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइडेड है, दिस इज वन प्रोविजन जो बहुत बार मिसयूज होता है। एंड प्रोबेबली वेरी सून, प्रोबेबली ये जो एक और केस आपको दिख रहा है, ये वाला केस, इस पर्टिकुलर केस जो मार्च में आएगा, उसमें प्रोबेबली हमें एक आंसर मिलेगा कि व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट विद द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, जिसमें उनको एक पर्टिकुलर बिल जो उनके पास में पेंडिंग है उसका डिसीजन लेना है। ओके, तो यहां पे जो विथहोल्डिंग एसेंट है, मेनी ऑथर्स बिलीव, कई ऑथर्स ये कहते हैं कि विथहोल्ड एसेंट का एक्चुअल में गवर्नर के पास में ऑप्शन नहीं होता है, वो या तो बिल को रिटर्न करता है या फिर रिजर्व द बिल करता है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन क्या है कि लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि उसके पास में बिल को रिजेक्ट करने की पावर, यानी विथहोल्ड एसेंट की पावर है। तो यहां पर यह बोला गया है कि अगर विथहोल्ड एसेंट करना है तो यहां पे गवर्नर को विथहोल्ड एसेंट बोल के आपके बिल को रिटर्न बैक करना पड़ेगा, विच मींस कि बिल आपने रिटर्न तो करा है बट बोला है कि दिस बिल इज रिजेक्टेड, दिस बिल इज रिजेक्टेड। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से सेम बिल बनाती है, कोई चीज नहीं है, लेट्स से सेम बिल है पूरा का पूरा, और वापस से गवर्नर के पास में भेजती है, तो उसके बाद में उस गवर्नर को एसेंट देना कंपलसरी है। विच मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल सेकेंड टाइम विथहोल्ड के बाद सेकेंड टाइम आपके पास में आता है, गवर्नर के पास आता है, तो अब आपको उसको एसेंट देना पड़ेगा। ओके, सो ये चार ऑप्शंस हैं जो गवर्नर के पास में होते हैं, जिस बेसिस पे आपका जो गवर्नर होता है उसको डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, और यहां पे जो तमिलनाडु गवर्नर है, उनके इस पर्टिकुलर बिहेवियर को, उनका जो एक्ट है उसको यहां पे काइंड ऑफ यहां पे कमेंट्री उस पे करी गई है। ठीक है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर लाइन आप देख पा रहे, गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले अ बिल एंड मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो ये तो गवर्नमेंट आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है पहले बोल चुकी है कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में यहां पे आंसर करना चाहिए, बट स्टिल इसका मिसयूज हो रहा है। तो मे बी अब यहां पे एक टाइमलाइन, कोर्ट्स को यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक दो केसेस मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे। एक ये होस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्टेट ऑफ बिहार का केस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है गवर्नर का। अगेन एन एडवाइस फॉर यू ऑल, यूजुअली जो ये केस लॉज होते हैं ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, एटलीस्ट क्लैट एलेट में जो पुराने केस लॉज होते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं। यूजुअली कुछ केस, जैसे केशवानंद भारती केस है, ये यूजुअली आपको याद हो जाते हैं, तो इन केस पूछा भी जाता है, तो इस टाइप के केस होते हैं। या फिर कोई करंट केस जो चल रहा है, जो एकदम आपका लास्ट एक साल में हुआ है, उस टाइप के केसेस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका नाम आपसे कई बार एलेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो क्लैट में पूछा जा सकता है, तो आप उन पे फोकस करिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उन पे फोकस करिए। इन केसेस को सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पे लिखता हूं। ओके, तो यहां पे होस्ट में क्या बोला गया था कि गवर्नर जो है अगर वो बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, द प्रेसिडेंट डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो अगर कोई बिल को रिजर्व करा गया, फोर्थ ऑप्शन अगर उसको यूटिलाइज किया जाता है बिल के लिए, और प्रेसिडेंट उसमें उस बिल को जो भी डिसीजन लेता है, अब उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर में, वो डिसीजन फाइनल होता है। सिमिलरली शमशेर सिंह करके एक केस है जो ये कहता है कि गवर्नर को अगर डिसीजन लेना है कि कोई बिल को एसेंट देना है या विथहोल्ड देना है, तो ये डिसीजन वो खुद से नहीं लेता है। ही मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन सिचुएशन वेयर डिस्क्रिशन इज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब गवर्नर ये डिसीजन ले रहा है कि किसी बिल को एसेंट देना है या नहीं देना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे वर्क कर रहा है। बट इन केस ही फील्स लाइक कि बिल को रिटर्न करना है या फिर उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तब वो खुद से डिसीजन लेता है।
ठीक है, तो रिमेंबर दिस, शमशेर सिंह केस में क्या बोला गया कि एसेंट देनी, विथहोल्ड देनी है, हमेशा आप एड एंड एडवाइस पे बात करोगे, बट अगर रिटर्न करना है बिल को या प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए आप वेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप खुद डिस्कस करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका गवर्नरशिप से रिलेटेड केस है वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डू नॉट वरी, ये केस जो पर्टिकुलर केस है, क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स तो क्लास में इसको पढ़ते ही हैं, बट यूजुअली ये जो पर्टिकुलर केस होता है आपके काम आता है जब आप कॉलेज में चले जाओगे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो थोड़ा बहुत, उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये केस लॉ भी पढ़ाया जाता है। और इसने क्या बोला था कि जो गवर्नर है वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ना करे, वो पॉलिटिशियन की तरह वर्क ना करे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को यहाँ पे सिट कर रहा है, तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अपहोल्ड करे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। बेसिकली यूनुस प्लान टू किल मी सेज हसीना आफ्टर मॉब रीजेस फादर मुजीब्स हाउस। तो यहां पे बांग्लादेश की क्राइसिस जो थोड़ी बहुत हमने फर्स्ट केस में भी डिस्कस करी थी, आज फिर से आपकी न्यूज में आ रही है। एंड कुछ इस साल आपके बांग्लादेश का जो क्राइसिस वो न्यूज में रहेगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर न्यूज, नॉट जस्ट दिस न्यूज, बट जो बांग्लादेश का पूरा इश्यू है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने के लिए हम पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर एनी टाइम। तो समझिए, बंगाल जो है उसको कई बार पार्टीशन करा गया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बिफोर 1947 बंगाल को एक बार पहले भी पार्टीशन किया गया था। सो द सिंपल क्वेश्चन इज कि फर्स्ट बंगाल पार्टीशन किस पर्टिकुलर ईयर में किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे इसके बाद जो पार्टीशन हुआ, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो द हॉरिबल पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस अराउंड अगस्त 1415, जब यहां पे पाकिस्तान और इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ। तो यहां पे जब फर्स्ट पार्टीशन हुआ था तो इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एक अलग टेरिटरी बन गई और पाकिस्तान एक अलग टेरिटरी बन गई। और यहां पे पाकिस्तान के दो आपके टेरिटोरियल एरियाज थे, एक जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान बोल सकते हो उस टाइम का, और एक आपका ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा। एक इंडिया के ईस्ट में, सॉरी, ओके, सो एक तो यहां पे आपका ये पाकिस्तान है, दिस इज द वेस्ट पाकिस्तान, और यहां पे जो बाद में बांग्लादेश बन गया, दिस वाज योर ईस्ट पाकिस्तान एट दैट टाइम। सो दो टेरिटरी थी और उनके बीच में इंडिया की ये पूरी टेरिटरी थी। तो कोई भी लैंड कॉरिडोर नहीं था जो दोनों को कनेक्ट करता था, विच मींस कि या तो आप ट्रेन से जाइए या आप लैंड की परमिशन लेके जाइए, और या फिर आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी इसमें मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग कंट्री का क्रिएशन हुआ था 47 में, जिसकी दो टेरिटरीज जो है वो 1000 किलोमीटर्स अपार्ट है। ठीक है, बट ठीक है, इस टाइप से हुआ। इसके बाद आपके 1952 में सून आफ्टर इंडिपेंडेंस आपके बंगाल के अंदर में एक लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वेयर दे वांटेड कि बंगाली जो है वो भी पाकिस्तान की लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में आनी चाहिए, विच मींस उर्दू शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन अस, इट शुड ऑल्सो बी, बंगाली शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। इंटरेस्टिंगली एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्ट पाकिस्तान और जब ईस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, बोथ ऑफ देम वर डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहां पे इलेक्शंस होने थे, और वी नो दिस कि इलेक्शंस के अंदर में जिसकी मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट फ्रेम करता है। तो यहां पे एक पॉइंट जो मैं आपको पहले बता दूं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पे न्यूमेरिकल एडवांटेज ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को शुरू से था। ठीक है, बट इनिशियल ईयर में जब नया एक नेशन क्रिएट होता है तो शुरू के अंदर में वहां पे जो इलेक्शंस थे उसके अंदर में थोड़ा नेशनल एम्पावरमेंट की बात चल रही थी। तो वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी इनिशियल ईयर्स में वो ही पावर में आ रही थी। ठीक है, बट लैंग्वेज मूवमेंट था, तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज मूवमेंट वाज अ पार्शियल सक्सेस, पार्शियल फेलियर ओनली, बिकॉज फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि उर्दू वुड बी द नेशनल लैंग्वेज, वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसी को ही सबको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर बात थी ईस्ट पाकिस्तानी को, जो बंगाली पाकिस्तानी थे, उनको ये पर्टिकुलर बात जो थी ये पसंद नहीं आ रही थी। फिर यहां पे 1970s में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, और यहां पे एक बहुत ही बड़ा लीडर निकल के आता है, विच इज बेसिकली और मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान।
ये लीडर निकल के आता है और इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। एक लीडर निकल के आते हैं मुजीबुर रहमान और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो पाकिस्तान की इलेक्शंस होते हैं 1917 में, एंड अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इंटरेस्टिंगली जो ये पर्टिकुलर पाकिस्तान का इलेक्शन होता है, इसमें जो लार्जेस्ट पार्टी निकल के आती है वो आती है अवामी लीग, जो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती है। सो 1947 में पाकिस्तान का क्रिएशन होता है 1970s तक, 1970 तक एवरी टाइम द गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड बाय सम पार्टी फ्रॉम द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, बट 1970 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंस दैट देयर इज वन पार्टी फ्रॉम द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। और यहां पे ऑब्वियसली अगर आप एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिलोंग करते हो तो जो लीडर होगा लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी का, ही और शी शुड बी मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बट यहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप है एंड प्लस उस टाइम के आर्मी जो लीडर्स थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया गया यहां पे। और फाइनली यहां पे एक ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट करा गया। व्हाई ऑपरेशन सर्चलाइट वाज क्रिएटेड? बिकॉज जब यहां पे मुजीबुर रहमान को नहीं बनाया गया, अवामी लीग को गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करी गई, आपके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड दे एक्चुअली आस्क्ड फॉर ऑटोनॉमी एंड इन सम केसेस दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट आल्सो। सो जब से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद से ही यहां पे ऑटोनॉमी की बात होनी स्टार्ट हो गई। दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर बंगाल प्राइड, बंगाल को यहां पे बंगाली लैंग्वेज के लिए आस्क करने लग गए, एंड इन सम केसेस वो एक्सट्रीम में जाके सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करने लगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने ऑपरेशन सर्च लाइट यहां पे इनिशिएट करा ऑन मार्च 25 1971 एंड ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर में मेनली टारगेट किया जा रहा था दोज पीपल हु वर सपोर्टर्स ऑफ मुजीबुर रहमान, हु वर part of Awami League, those who were against the Pakistani army, those who were minority in that particular country, those who were supporters of Indian state. तो उन सबको यहां पे टारगेट करा गया। तो ये बिकॉज ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च हुआ, तो यहां पे मुजीबुर रहमान, अवामी लीग और बांग्लादेशीज, उस लेटर द बांग्लादेशीज को समझ में आ गया कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते हैं, एंड वहां पर भी एक सक्सेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। सक्सेशन मूवमेंट वहां पर भी एक स्टार्ट हो गया। सो मच सो कि वेरी सून इसी डेट के आसपास में बांग्लादेश ने, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का क्रिएशन, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कर दिया। तो यहां पे एक क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, अगेन दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आगे इसमें समझ में आएगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। व्हाट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान? नॉट पाकिस्तान, सॉरी, ऑफ बांग्लादेश। इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश क्या है? सो इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश की डेट क्या है? मार्च 25 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट किया था, उसके बाद की कोई डेट होगी। ओके, एंड फाइनली यहां पे बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर इनिशिएट हो जाता है, वेयर इट वाज बेसिकली इंडिया, जिसने यहां पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट करा टू द लीडर्स ऑफ अवामी लीग, टू द आर्मी पीपल, आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी के भी जो बंगाली लीडर्स थे उन सबको हेल्प करा और एक फोर्स क्रिएट करी, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति वाहिनी। एंड हियर दे स्टार्टेड ट्रेनिंग द जनरल पॉपुलस ऑफ बांग्लादेश इन मिलिट्री ट्रेनिंग उनको स्टार्ट करा दी गई। और इसके बाद फाइनली थोड़े से ही टाइम में December 16 1971 यानी मार्च में यहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च हुआ। अप्रैल मई जून के बाद से वहां पे थोड़े लिबरेशन वॉर जो थी वो करीब कंटिन्यू होना स्टार्ट हुई, और बाय द डेट ऑफ December 1671 बांग्लादेश वाज क्रिएटेड, बांग्लादेश वाज लिबरेटेड। तो यहां पे ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा दिया गया मुक्ति वाहिनी की हेल्प से, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से, एंड फाइनली अ न्यू नेशन वाज क्रिएटेड, बांग्लादेश। एंड ऑब्वियसली इसमें सबसे जो स्टालवर्ट लीडर थे वो आपके शेख मुजीबुर रहमान थे, एंड ही बिकेम मुजीबुर रहमान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। So he became the first prime minister of Bangladesh. But very soon, many people in Bangladesh started believing that he is now having dictatorial tendencies. तो a set of people started believing कि इसकी dictatorial tendencies हैं और यहाँ पे he does not want to continue with the democratic system setup. तो यहाँ पे
अगस्त 15 1975, अगस्त 15 आर इंडिपेंडेंस डे 1975 के अगस्त 15 को शेख मुजीबुर रहमान की पूरी जो फैमिली है उसको मिलिट्री ने असैसिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर 2 फैमिलीज। तो एक तो थी उनकी डॉटर शेख हसीना जो आपकी फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर है, एंड एक उनकी सिस्टर, बिकॉज वो उस टाइम उस कंट्री में नहीं थी, सो ओनली दोस 2 पीपल एंड देयर फैमिली गॉट सेव्ड। उसके अलावा बाकी की पूरी फैमिली को, उनकी फैमिली को यहां पे असैसिनेट कर दिया मिलिट्री की लीडरशिप ने। एंड इसके बाद आपके बांग्लादेश में मिलिट्री रूल का एरा स्टार्ट हो जाता है। मिलिट्री रूल का एरा स्टार्ट होता है आफ्टर असैसिनेशन ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लीडर। तो मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है वहां पे, एंड डिफरेंट वहां पे मिलिट्री रूलर्स आते हैं अलग अलग। और मिलिट्री कू जो होती है उसमें एक बड़ा इश्यू क्या होता है कि मिलिट्री कू होने के बाद जो भी आपका लीडर बनता है वहां पे, मिलिट्री से लीडर बनता है, एवरीवन बिलो देम बिलीव्स कि दे कैन आल्सो बिकम द मिलिट्री रूलर्स। तो वो वहां पर उस पर्टिकुलर मिलिट्री के लीडर को रिमूव करने के लिए अपने अपने मिलिट्री कू स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे मल्टीपल कूज हुई। हाउएवर 75 से 1990 का पीरियड जो था, यू कैन बिलीव कि वेरियस मिलिट्री रेजिम्स है, वेरियस मिलिट्री एग्जाम है, इंक्लूडिंग अंदर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान इज वन सच मिलिट्री लीडर जिनका बहुत लंबा टेन्योर रहा था। ओके और इस तरीके 75 से 1990 में आपका मिलिट्री रूल रहता है। अब बहुत बार मिलिट्री रूलर्स को लीडर्स को ये लगता है कि दे हैव बिकम पॉपुलर आल्सो, कि बेसिकली जो पब्लिक है दे वुड वांट कि जो मिलिट्री रूलर्स हैं ये हमारे डेमोक्रेटिक लीडर्स भी बन जाए और इनको हम इलेक्ट भी कर लेंगे। ये बहुत बार इनको गलतफहमी होती है। तो 1990s में मिलिट्री रूलर्स ने ही यहाँ पे आपके इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। एंड as history would have it, यूजली जब भी ऐसे कोई मिलिट्री रूल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करा जाते हैं और फेयर एंड इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो मिलिट्री की जो पार्टीज होती हैं जो कंटेस्ट कर रही होती है इलेक्शन, दे बेसिकली लूज द इलेक्शन। तो 1990s के अंदर में आपकी डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हो जाती है 91 के इलेक्शन के थ्रू। एंड पहले बेगम खालिदा जिया जो जिया और रहमान की पार्टी, जिया और रहमान जो आपके मिलिट्री लीडर हैं उनकी वाइफ थी, उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनकी पार्टी पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। एंड इसके बाद शेख हसीना अवामी लीग के थ्रू अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो मेजरली ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज और ये 2 मेजर लीडर्स हैं, इन्हीं के बीच में 1991 से लेकर 2024 के लिए आपके बीच में यहां पे गवर्नमेंट जो हो रही थी वो आपकी एक्सचेंज करी जा रही थी। ओके और यहां पे यूजुअली क्या हो रहा था, बिकॉज डेमोक्रेसी वाज नॉट स्टिल स्ट्रांग इन बांग्लादेश, तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी पावर में होती थी इट यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द अदर पार्टी। तो वहां पे जब बीएनपी पावर में होती थी तो दे यूज्ड टू बेसिकली ट्राई टू डिस्ट्रॉय अवामी लीग एंड शेख हसीना। और जब शेख हसीना और अवामी लीग पावर में आई तो दे स्टार्टेड फाइलिंग केसेस अगेंस्ट बीएनपी एंड इट्स लीडर आल्सो। तो यूजुअली काइंड ऑफ वन पार्टी रूल ही वहां पे आपका ड्राफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पे करंट क्राइसिस क्या है? सो जस्ट लाइक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कोटा सिस्टम, उसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम है। तो वहां पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें 50% रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया था। और इसमें फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को रिजर्वेशन था, एथनिक माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन, विमेन के रिजर्वेशन और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर रिजर्वेशन यहां पे प्रोवाइडेड था। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी वो इस चीज के लिए थी। फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के रिजर्वेशन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस अनाउंस किया गया था, बट बिकॉज ऑफ मिलिट्री रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो जब फाइनली 90s के अंदर में अवामी लीग से हसीना पावर में आई तो शी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर लॉ। अब यहां पे इश्यू क्या था कि जब तक शेख हसीना 96-97 में पावर में आई उस टाइम तक ये फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज जो थी या फ्रीडम फाइटर्स जो थे ये सब तो आपके ओल्ड एज में चले गए थे। तो यहां पे ये रिजर्वेशन था वो एक्सटेंड करा गया सन्स एंड डॉटर्स को। And because there was still not so much stability in Bangladesh, तो sons and daughters भी proper इसको utilize नहीं कर पाए। They are one of the most backward people of that particular country। तो finally इसको grandsons and granddaughters के लिए भी यहाँ पे extend करने की बात हो गई। तो यहां पे ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर के लिए भी आपके लिए बात हो गई। तो 2018 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट दिस कोटा सिस्टम। तो ये सब जो एक्सटेंशन करे जा रहे थे इसके अगेंस्ट में यहां पे कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो पार्शियली इसको अबॉलिश कर देती है, बट जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को लेकर जो कोटा है वो आपका कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसमें भी थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर फैमिलीज का कोटा है इसको कंटिन्यू करते हैं, बाकी के कोटास को एंड कर दिया जाता है।
ठीक है। फिर 24 के अंदर में बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उल्टा डिसीजन देता है, वो यहां पे जो कोटा होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देता है और बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका कोटा सिस्टम है इसको गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती, बिकॉज वो जो लोग हैं वो सारे के सारे बैकवर्ड एंड दे डिजर्व रिजर्वेशन इन द पॉलिसी। तो यहां पे इस वजह से आपका वो रिस्टोर हो जाता है डेटा। एंड रिमेंबर दिस कि जब ये पर्टिकुलर कोर्ट में जजमेंट, ये पर्टिकुलर केस चल रहा है, जो गवर्नमेंट है शेख हसीना की वो रिजर्वेशन को या कोटा सिस्टम को यहां पे उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रही है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट उनके उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन कोटे के फेवर में देता है। हाउएवर यहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो था इट वाज अगेंस्ट द इकोनॉमिक टर्मोइल आल्सो, इकोनॉमिक्स भी खराब चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी था, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट का जो गुस्सा था जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डाइवर्ट हो गया। एंड फिर यहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, मासिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर में एक्सेट्रा में, एंड फिर गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है, पुलिस एक्शन होता है, जिस वजह से वो जो पर्टिकुलर प्रोटेस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग पीपल होते हैं, उनको यहां पे डेथ हो जाती है इन दिस प्रोटेस्ट, एंड इस वजह से और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। एंड दिस बिकम सो मच वायलेंट इन द प्रीवियस ईयर, आते आते लास्ट तक आते आते इतना वायलेंट हो जाता है कि यहां पे आपकी जो शेख हसीना है उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है और उनको भाग के इंडिया में असाइलम लेने आना पड़ता है। तो अभी आप असाइलम जस्ट आपने पढ़ा था, सो रिमेंबर शी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शी डज नॉट हैव परमानेंट रेसिडेंस इन इंडिया, शी इज हैविंग अ असाइलम इन इंडिया। तो फॉर द मीन टाइम टेम्पररी एज अ रेफ्यूजी की तरह वो आई हैं। अगेन इंडिया ने एक्सेप्ट करें, नॉट बिकॉज उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, बट हम केस टू केस बेसिस पे इस टाइप से डिसाइड करते हैं। एंड करंटली मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरेट हैं आपके बांग्लादेश के, एकमात्र नोबेल लॉरेट हैं आपके बांग्लादेश के, उनको इंटरिम लीडर यहां पे डिसाइड किया गया। मोहम्मद यूनुस इज द इंटरिम लीडर। तो यहां पे कल शेख हसीना ने एक पर्टिकुलर भाषण दिया था इंडिया से, और उसके अगेंस्ट में यहां पे ये पर्टिकुलर जो उनके फादर का जो हाउस है उसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्पीच। तो यहां पे ये जो करंट इश्यू है आपका चल रहा है। एक और न्यूज देखते हैं, नो वर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन यूएस कैंसिलिंग चाबहार वेवर। अब ये चाबहार पोर्ट क्या है और इसका वेवर क्या है, तो यहां पे मैप से आप समझ पाएंगे कि ये जो ईरान आपकी कंट्री है, इसका यहां पे इंडियन ओशन या अरेबियन सी से माउथ ओपन होता है, यहां से माउथ ओपन होता है, और इसका जो ये पूरा का पूरा कोस्ट है ये प्रॉपरली शिपिंग के लिए अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, अब इंडिया जो है, इंडिया की बॉर्डर यहां पाकिस्तान से लगती है, मैरीटाइम बॉर्डर भी। तो अगर इंडिया को यहां पे अफगानिस्तान को एक्सेस करना है या यहां पे सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना है, अब यहां से तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां चाइना आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाता है, दोनों ही हमारे आई कैन से कि एनिमी नहीं तो बट फ्रेंड्स तो नहीं है, तो यहां से तो हमारे लिए ट्रेड पॉसिबल नहीं। सो द ओनली पॉसिबल वेज कि हम ट्रेड कर सकते हैं विच इज थ्रू मैरीटाइम रूट्स। तो या तो हम यहां से पाकिस्तान के थ्रू कुछ कर पाते, या फिर हम ईरान के थ्रू करें, या फिर हम पूरा का पूरा यहां क्रॉस करके मेडिटेरियन सी करके यहां से सेंट्रल एशिया में करें। तो बेसिकली टू एक्सेस अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशिया वी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ईरान। हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट करा, उस एग्रीमेंट का नाम है चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, तो चाबहार इज द नेम ऑफ अ पोर्ट। शाहबार पोर्ट जो है, जो बेसिकली ईरान के बॉर्डर पे एक पर्टिकुलर टाउन है, वहां पे वी डिसाइडेड कि एक चाबहार पोर्ट है, उसको इंडिया डेवलप करेगा। एंड ये जो मेजर पोर्ट है, दिस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया टू बेसिकली डू ट्रेड विद अफगानिस्तान बाय बाईपासिंग पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं कर पाते। अदरवाइज थिंक अगर हमारे पाकिस्तान इंडिया के अच्छे रिलेशंस होते तो हमारा ट्रेड कितना अच्छा होता और हम कितने बड़े मार्केट को यहां से एक्सेस कर पाते। However, as luck would have it, अब हमने यहाँ पे चाबहार पोर्ट को डेवलप करा और हम यहाँ से एक रेल रोड रूट बनाएंगे और पूरा जो अफगानिस्तान है, काबुल है, वहां तक हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ये जो पर्टिकुलर आपका टेरिटरी इसको एक्सेस करेंगे। एट द सेम टाइम हम यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड ईरान को भी यहाँ पे हम बेसिकली
गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करेंगे एंड प्लस मूविंग अहेड आपका जो मिडल ईस्ट है, आपका सेंट्रल एशिया है, उसको भी यहां से हम बेसिकली ट्रेड के लिए ओपन अप करेंगे। तो यहां पे हमने चाबार पोर्ट किया। अब यहां पे एक और पोर्ट मेंशन है, ग्वादर पोर्ट है। अब ये एक पाकिस्तानी पोर्ट है जो पाकिस्तान और चाइना मिलके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान और चाइना मिलके बना रहे हैं और ये बेसिकली पार्ट है सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। सो ग्वादर पोर्ट है, चाइना इसको क्रिएट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो ये ग्वादर पोर्ट है ये आपका सी पैक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। और ये मेजरली पूरे पाकिस्तान से गो थ्रू होते हुए मेजरली आपका जो यहाँ पे चाइना, इंटरनल चाइना है, जिनजियांग प्रोविंस, उससे कनेक्ट करता है। जिनजियांग प्रोविंस करके चाइना में इंटरनल चाइना का जो पार्ट है उससे ये ग्वादर पोर्ट को जो सी पैक के थ्रू कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चाहबार पोर्ट है ये हमने इसकी ग्वादर के इधर बनाया, इट जस्ट 60 किलोमीटर अवे। तो यहां पे हम चाइना और पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी हम यहां पे सर्विल कर पाएंगे, सर्विलेंस कर पाएंगे, इसलिए भी चाहबार पोर्ट हमने यहां पे अपने उसको डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पे बिकॉज ईरान और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं है, इस वजह से आपका जो यूएस है उसने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो ईरान जो कंट्री है उसके यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और ये जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उसके अंदर में चाहबार पोर्ट के ऊपर पे डेवलपमेंट भी पहले इंक्लूडेड था, विच मीन्स कि अगर मैंने सैंक्शंस लगा दिया और कोई भी इंडियन कंपनी अगर चाहबार पोर्ट पे कोई भी काम करती है, कोई भी डेवलपमेंट करती है, तो उन सब पे भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे। ये इंडिया पे भी प्रोवाइड था, बट बिकॉज इंडिया यूएस के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है एंड मेजरली इंडिया इज डेवलपिंग दिस चाहबार पोर्ट नॉट जस्ट फॉर ट्रेड रीजन बट फॉर काउंटरिंग चाइना ऑल्सो, इस वजह से यूएस ने इंडिया को स्पेसिफिकली एक वेवर प्रोवाइड किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाहबार पोर्ट। तो चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए यहां पे एक वेवर मिला हुआ था फ्रॉम यूएस। अब यहां पे यूएस की जब से डोनाल्ड ट्रंप आए वो बहुत उल्टी हरकतें कर रहे हैं एंड उन्होंने जो चाहबार का वेवर था उसको भी कैंसिल कर दिया, विच मींस कि इन केस अगर अब इंडियन गवर्नमेंट यहां पे चाहबार पोर्ट को डेवलप करती है, इंडियन कंपनीज चाहबार पोर्ट पे कुछ ट्रेड करती हैं, तो उन पे भी यूएस के सैंक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और यहां पे हम फिर से एक कैच 22 सिचुएशन में आ चुके हैं। अगेन एक इंग्लिश के लिए कैच 22 सिचुएशन क्या होती है, इफ एनीवन कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कैच 22 क्या होता है, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए पॉइंट होगा। तो यहां पे ये पर्टिकुलर जो हमें वेवर मिला था कि हमारे ऊपर हम इसको डेवलप कर सकते हैं, हम पे कोई यहां पे सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, वो वेवर अभी कैंसिल हो चुका है एंड गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो अभी तक साइलेंट है कि इसमें इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस तरीके से अब इंडिया इसको चैलेंज करेगा या इसको यहां पे क्वेश्चन करेगा यूएस के साथ कि वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें मिलने वाला है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, बट दिस इज द करंट सिचुएशन। ओके, तो ये जो आपका मैप, आई वुड ऑलवेज से कि जो भी चीज आप मैप पे डायग्राम्स के थ्रू पढ़ सकते हैं उनको हमेशा मैप्स डायग्राम्स के थ्रू ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, यूएस डिसीजन ऑन G20 मैसेज फॉर आईसीजे डिप्लोमेसी टेस्ट फॉर इंडिया। तो इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल हम ये देख रहे हैं, बाकी सारी न्यूज जो आपके इंडियन एक्सप्रेस में आई है सेम टू सेम न्यूज। आज पूरा न्यूज़पेपर जो है सिमिलर आया आपका हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस। स्टिल आई फेल्ट कि ये न्यूज हम यहां से कवर करेंगे। तो यूएस का डिसीजन G20 पे क्या है, तो यहां पे जो इस बार G20 ग्रुप ऑफ 20 एक ग्रुपिंग है जिसमें आपके 22 आपके कंट्रीज हो, 21 आपके यहाँ पे कंट्रीज प्लस ग्रुपिंग्स हो चुके हैं G20 के अंदर में। और जो इस बार का G20 का समिट है, इट इज बीइंग होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, उसको साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ सम अदर पॉलिटिकल रीजन, सम इंटरनेशनल रीजंस, यहां पे यूएस जो है वो इस बार की G20 समिट को एग्जैक्टली नहीं बट फॉरेन समिट को तो यहां पे वो बॉयकॉट कर रहा है। तो यूएस ने डिसाइड करा है कि साउथ अफ्रीका जो है ये इंटरनेशनल कुछ गेम प्ले कर रहा है G20 के थ्रू, तो इसलिए यूएस जो है उसको बॉयकॉट कर रहा है। तो यहां पे G20 की जो इंपॉर्टेंस है एज एन इंटरनेशनल फोरम वो यहां पे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो चुकी है एंड ये जो ऑथर है आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस इज अ डिप्लोमेसी टेस्ट फॉर इंडिया ऑल्सो, कि यूएस जो है ये G20 पे कर रहा है। अब आगे जाके आईसीजे पे पिछली बार भी करा था, आईसीसी एक ग्रुप है उसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, उनके अगेंस्ट में अपने फर्स्ट टेन्योर में करा था। तो यहां पे इंडिया के लिए क्या क्या डिप्लोमेसी टेस्ट है कि इंडिया को यूएस का सपोर्ट करना चाहिए आईसीसी आईसीजे में, G20 के अंदर में उसको यूएस को पार्ट बनवाना चाहिए या फिर उसके बिना भी हम G20 को वर्क कर सकते हैं। तो ये सब इंडिया के लिए भी आपके डिप्लोमेसी टेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे 3 आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ोगे तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो यहां पे डिस्कस्ड है।
तो सबसे पहले तो आपकी G20 है, तो G20 बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20, और मेजरली जब G20 क्रिएट किया गया था इन द ईयर 1999, तो ये मेंशन 1999 में जब G20 क्रिएट करा गया था, इट वाज मेजरली क्रिएटेड फॉर इकोनॉमिक इश्यूज के लिए क्रिएट किया गया था इसको, कि कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यू है, कोई भी स्लो डाउन है, स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली इसको क्रिएट करा गया था। बट विद टाइम इट वाज रियलाइज कि दिस कैन आल्सो बी डेवलप्ड इनटू एन इंटरनेशनल फोरम, जो आपके पॉलिटिकल और आपके इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल जो आपके इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा ये इवॉल्व हो चुका है G20 आपका, और सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज से डील नहीं करता है, ये आपके पॉलिटिकल सोशल इश्यूज से भी डील करता है। और मोर ओवर इट हैज बीन फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, स्पेसिफिकली इंडिया आल्सो सेड दिस, कि यूनाइटेड नेशन है वो एज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम और एज अ सीरियस फोरम जहां पे हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, उसको लेकर वो वर्केबल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो G20 जो था ये एज एन ऑल्टरनेटिव की तरह निकल के आ रहा था। तो इसमें मेजरली आपके 19 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, एंड नाउ जो लास्ट आपकी इंडिया में G20 समिट हुई थी, सो मेंशन द ईयर जिसमें इंडिया ने G20 समिट होस्ट करी थी, उसके बाद इसमें 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी इसका पार्ट बन चुका है। तो अगेन अफ्रीकन यूनियन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अफ्रीकन यूनियन जो है, इट वाज बेसिकली द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ने जब G20 समिट होस्ट करी थी उसका इनिशिएटिव था। तो G20 समिट इंडिया ने किस ईयर में होस्ट करी थी? ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 85% ग्लोबल जीडीपी, तो वर्ल्ड में जो भी पैसा इनकम जनरेट हो रही है उसका 85% G20 के मेंबर्स देते हैं, और वर्ल्ड की 75% ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड जो है, करीब करीब पूरी ट्रेड जो है वो भी G20 की कंट्रीज ही है जो इसको होल्ड करती हैं। ठीक है, अब रिमेंबर दिस कि जो G20 है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो यहां पे इसका कोई एक सिंगल ऑफिस नहीं है। इसकी कंट्री जो होस्ट करती हैं वो इसको एक टेम्पररी सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इस बार साउथ अफ्रीका के अंदर में है, तो द सेक्रेटेरिएट इज इन साउथ अफ्रीका फॉर दिस ईयर। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर G20 है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर में, सिंपली बिकॉज यूएन जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसकी जनरल असेंबली की साइज बहुत बड़ी है, और सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर में जो कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते, तो इस वजह से कोई सॉल्यूशन निकाल पाना सिक्योरिटी काउंसिल से वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव की तरह G20 was coming out as a really important group, and moreover इंडिया के लिए भी G20 बहुत ही अच्छा फॉरम था टू बी अ इंटरनेशनल प्लेयर, बिकॉज इंडिया जो है वो वहां पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रहा था एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लीडर की तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रहा था। जैसे G20 समिट जो इंडिया में होस्ट करी गई उसमें उसने अफ्रीका यूनियन को एज अ मेंबर इंक्लूड कराने के लिए डिप्लोमेसी करी, एंड फाइनली अफ्रीकन यूनियन ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली एक और इंस्टीट्यूशन की जो बात हो रही है इस आर्टिकल में वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और इसी को यूएन कोर्ट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट एंड यूएन कोर्ट। एंड इन केस अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स मतलब कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर किसी भी यूएन बॉडी को, यूएन इंटरनेशनल बॉडी को कोई एडवाइजरी ओपिनियन, कुछ ओपिनियन चाहिए लीगल इश्यूज के ऊपर पे, तो वो पर्टिकुलर केसेस आप आईसीजे में ले जा सकते हो। आईसीजे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आईसीजे जो केस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, जो भी ये आपके डिस्प्यूट्स होते हैं इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, बट इसमें कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, विच मीन्स कि अगर कंट्रीज पावरफुल हैं तो वो इंप्लीमेंट करवा पाती हैं, नहीं तो उनको इंप्लीमेंट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एट द सेम टाइम जो एडवाइजरी ओपिनियन है तो ये तो एडवाइज ही है, तो ये नॉन बाइंडिंग होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है हेग, द हेग इन द नीदरलैंड्स। ओके, सिमिलरली जस्ट लाइक आईसीजे, द हेग नीदरलैंड्स में एक और आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ही है। तो जैसे आईसीजे आपका हेग में है, आपका आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये भी हेग के अंदर में। रोम स्टैट्यूट 1998 के अंदर में इसको क्रिएट किया गया था, और ये एक परमानेंट क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, क्राइम से रिलेट करता है ये आपका, और 2002 में से स्टैब्लिश किया गया था। एंड इंपॉर्टेंटली 2002 में स्टैब्लिश करा गया है, तो
तो 2002 के बाद जो केस हुए हैं उसमें इसके पास में जुरिडिक्शन होता है, उसके बाद का जुरिडिक्शन, उससे पहले का जुरिडिक्शन इसके पास में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस क्या आईसीसी और आईसीजे के अंदर में, तो आईसीजे के अंदर में केसेस होते हैं स्टेट्स के बीच में, आईसीसी के अंदर में केसेस होते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल्स जिन पे स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्राइम्स करने का यहां पे कोई एलिगेशन लगा हो। एंड वो एलिगेशंस क्या हो सकते हैं? सो दोज कैन बी एलिगेशंस फॉर जीनोसाइड, कि जीनोसाइड कमिट करा है किसी पर्सन ने, या वॉर क्राइम्स कमिट करें, वॉर के टाइम में कोई क्राइम्स कमिट करे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जैसे आपने केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन यूज करे हैं, या फिर क्राइम्स ऑफ एग्रेशन है, विच मींस यू आर द एग्रेसर पार्टी, सामने वाली पार्टी ने कुछ नहीं करा है, आप अग्रेसर की तरह वर्क कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आईसीसी जो होता है उसके पास में जुरिडिक्शन होता है। रिमेंबर, आईसीसी का जुरिडिक्शन तभी होता है जब आप रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी हो, रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी हो, या फिर आपने जो क्राइम कमिट करा है वो अगेंस्ट अ पार्टी है जो रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, तो यहां पे अभी आईसीसी ने, अगर ये इजराइल है, यहां पे गाजा है, यहां पे वेस्ट बैंक है, ओके। अब यहां पे इजराइल जो कंट्री है वो रोम स्टैट्यूट की सिग्नेटरी नहीं है, बट जो वेस्ट बैंक गाजा वाली टेरिटरी है वो पैलेस्टीन की है, और पैलेस्टीन जो है वो आईसीसी का मेंबर है। तो यहां पे आपका जो आईसीसी है उसका जुरिडिक्शन पैलेस्टीन के अगेंस्ट में भी होगा। पैलेस्टीन का कोई पर्सनल यहां पे कोई जीनोसाइड करता है या कोई भी इस टाइप की क्राइम कमिट करता है तो उसका जुरिडिक्शन होगा। बट अगर पैलेस्टीन की टेरिटरी में कोई नॉन सिग्नेटरी भी जाके इस टाइप का कोई क्राइम कमिट करती है तो वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी केस फाइल हो सकता है। तो इसी वजह से आईसीसी जो है वो लास्ट ईयर न्यूज में था, बिकॉज उन्होंने अरेस्ट वारंट्स निकाले थे अगेंस्ट इजरायली लीडर्स इंक्लूडिंग देयर प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर and the Palestinian leadership, the Hamas leadership also, stating कि यहाँ पे इजराइल के जो लीडर्स हैं they have committed genocide, they are committing genocide, they are committing war crimes in the Palestinian territories which is a signatory of Rome Statute, which means they are subject to the jurisdiction of the ICC. ओके, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये जजेस के बारे में जुरिडिक्शन अभी हमने डिस्कस करा है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम और दिया हुआ है, द हेग ग्रुप। द हेग के ग्रुप है। सो ये हेग ग्रुप क्या है? तो ये दो कोर्ट्स आपने पढ़े, आईसीजी और आईसीसी, ये दोनों के दोनों आपके हेग के अंदर में लोकेटेड है। अब द इश्यू इज कि आईसीसी और आईसीजे इनके जुरिडिक्शन तभी हो सकते हैं जब जो कंट्रीज के अगेंस्ट में केस फाइल किया जा रहा है वो इसके जुरिडिक्शन को रेस्पेक्ट करें, मतलब अगर कोई जजमेंट होता है वो उसको फॉलो करें। अब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आईसीसी के जुरिडिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया भी रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं करा है, इंडिया भी जो है वो बाउंड नहीं है आईसीसी के जुरिडिक्शन से। तो आईसीसी के जुरिडिक्शन इंडिया पे बाउंड नहीं होता है। तो यहां पे कुछ कंट्रीज हैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहती हैं। दे वांट कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईसीजे एंड आईसीसी ये रेलिवेंट रहनी चाहिए। एंड इसमें दो कंट्रीज जो इंपॉर्टेंटली आती हैं, साउथ अफ्रीका एंड मलेशिया। एंड अभी जो मैंने इजराइल हमास का आपको केस बताया वो आईसीसी के अंदर में साउथ अफ्रीका ने ही फाइल करा, आईसीसी में साउथ अफ्रीका ने ही इजराइल के केस में फाइल करा है। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हिच सम कमेंटेटर्स आर प्रोवाइडिंग अस कि यूएस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इसलिए ही यहां पे G20 को बॉयकॉट करा बिकॉज साउथ अफ्रीका ने इजराइल के अगेंस्ट में, उसके एलाई के अगेंस्ट में यहां पे केस फाइल करा है। तो यहां पे जो ये हेग ग्रुप है ये साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड देयर आर 9 टोटल कंट्रीज 9 है जो इस हेग ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो 9 नंबर याद कर लेना, कंट्रीज कौन कौन सी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेग ग्रुप में 9 कंट्रीज ने इसको क्रिएट करा है एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट आईसीसी एंड आईसीजे फ्रॉम ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो जो बाकी की पावरफुल कंट्रीज हैं लाइक यूएस है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती हैं। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट आईसीसी एंड आईसीजे फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सो दैट यहां पे आईसीसी और आईसीजे ये एक न्यूट्रल बॉडी की तरह फंक्शन कर सकें और इन केस ये कोई अगर रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर द हेग ग्रुप। तो ये भी अभी आपका क्रिएट हुआ जनवरी 31 लास्ट ईयर ही इसको क्रिएट करा गया था। तो दिस ग्रुप जो है ये एक अच्छा वन लाइनर भी बन के लिए आपके आ सकता है। ओके, तो ये आपकी एक और न्यूज हो जाएगी जिसके अंदर में G20, आईसीजे और आईसीसी को हमने समझा। इन केस आपको डिटेल में समझना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ में डेवलप होगी इस पर्टिकुलर न्यूज को लेके। ओके स्टूडेंट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। इन केस आपको कोई और डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।